Jai Hind everyone. I welcome you to our channel CDS Nama, and this is the second part. In case you haven't watched the first part of the Indian polity series, please go through that video because it is equally important. And this is the second lecture, and we are going to complete the whole Indian polity in this series. So please subscribe the channel and be part of our journey. अभी काफ़ी टाइम है 6 महीना, so हम सारे concepts क्लियर करने वाले हैं. So let's begin this lecture. You can see this is our Constituent Assembly, our Prime Minister, and this is our Home Minister, first Home Minister, Jawaharlal Nehru signing the Constitution. So ये इन्हीं चीज़ों पर रहने वाला है ये lecture. Let's begin the lecture. See, timelines. ये मैंने ईयर लिखा है, इसके सामने जो इवेंट हुआ है वो लिखा है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से दो टाइप में बने हैं. फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है 1940, 42 ऐसे करके, और दूसरा चीज़ मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है. तो इसलिए ये याद करना जरूरी है इनका ईयर भी. सो देखो, ब्रिटिशर्स क्या थे, वो इंडियंस को ऐसे समझते थे कि नॉन सिविलाइज है, ये अनसिविलाइज लोग हैं, इनको कुछ आता नहीं है. तो इन्होंने जो उस टाइम के वाइस रॉय थे उन्होंने चैलेंज किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ तो सही तुम लोग. तो चैलेंज एक्सेप्ट किया गया और मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई, और वो नेहरू रिपोर्ट में क्या था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटोटाइप था. सो इट वाज डन इन 1928. एक हिस्ट्री का टॉपिक है बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ आपको. देन 1929 में लाहौर सेशन था जिसको प्रिसाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू. आईएनसी का लाहौर सेशन 1929 में. सो उसमें जो रिजोल्यूशन था पूर्ण स्वराज से रिलेटेड वो अडॉप्ट किया गया. यहाँ पे बोला गया कि हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट करो. ये कौन सी तारीख को किया गया था? 26 जनवरी 1929. ये डेट इंपॉर्टेंट है और इसी डेट को अपना रिपब्लिक डे बनाया जाता है. सो इसी डेट को अपन ने क्या किया, एक रावी नदी के ऊपर जो ट्राइब कलर है अपना, जो तिरंगा है, उसको भी ले रहा है. देन 1934 एम एन रॉय वॉज द गाय, ही गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, सो इसलिए बोल रहा हूँ यार, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखो क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन तो बनेगा आपका. सो लेट्स प्रोसीड. देन 1935, सो आईएनसी ने फर्स्ट टाइम डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 1935 में. देन देखो 1939 में वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था. ब्रिटेन को जरूरत थी कि इंडियन सोल्जर्स उनके लिए लड़े. अब वो सोल्जर्स कब लड़ेंगे? जब इंडिया चाहेगा. तो इसलिए इंडिया को सपोर्ट पाने के लिए ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के देंगे, जरूर बना के देंगे, बट डोमिनेंट स्टेटस देंगे, हम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे. सो ये ऑगस्ट ऑफर आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया. 1942 में क्रिप्स मिशन आया, सो ये अगेन मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया. देन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था जिसके जो मेंबर्स थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर. ये मेंबर्स को इम्पोर्टेंट है याद करना. सो अंडर दिस कैबिनेट मिशन प्लान जो इन्होंने जो सिफारिश की थी उसी पे ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया. सो अब देखते हैं कंपोजिशन. ये सब था टाइमलाइन भाई, ये टाइमलाइन देख लेना एक बार भाई. देन कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने मेंबर्स की थी? 389 मेंबर्स. उनमें से 93 कहाँ से थे? 93 थे प्रिंसली स्टेट से, ठीक है. 292 थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से और 4 थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से. सो दिस इज द कंपोजिशन. नाउ जो ये सीट्स दी गई है ब्रिटिश, ये सीट का लोकेशन किसके बेसिस पे हुआ है? पॉपुलेशन के बेसिस पे. याद रखना है भाई, पॉपुलेशन के बेसिस पे, ऐसे आर्बिट्रली सीट नहीं दी गई थी. देन जो हर ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट थी वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड थी. जैसे कि एक सीट मुस्लिम के लिए, एक सिख के लिए और एक जनरल के लिए. जनरल में कौन आता है? मुस्लिम और सिख्स के अलावा जो और रिलीजन है वो लोग. देन representatives of each community were to be selected by the members of that community in the provincial legislative assembly and voting is to be done. यहाँ पे इस जाएगा is to be done by the method of proportional representation by means of single transferable vote. So guys, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे वो इलेक्ट करते थे रिप्रेजेंटेटिव को कि किसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजना है. और जो
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे वो भी खुद इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। सो ये सब लिखा था इसमें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो जो प्रिंसली स्टेट से मेंबर थे ये नॉमिनेट किए गए थे। सो यहाँ से देखो दो चीज पता लगती है अपने को कि असेंबली में इलेक्टेड लोग भी थे और नॉमिनेटेड लोग भी थे। तो इससे अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि जो असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी। आगे चलते हैं। Members elected by the provincial assemblies were to be indirectly elected whom themselves were elected on a limited franchise. So वो पहले जो मैंने बात बताई कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर सिलेक्ट करेंगे। वो उन प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर लिमिटेड फ्रेंचाइज पे इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कह सकते हैं कि वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। सो ये देखो स्टेटमेंट में ऐसे देगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ए फुली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। सो उस केस वो गलत होगा, फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, पार्टी इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी। सो अब नाउ 389 सीट्स थी। अब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद में इंडिया के पास 296 रह गई। मुस्लिम लीग की जो सीट्स थी वो उधर चली गई पाकिस्तान में। नाउ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हुई थी December 9, 1946। दिस इज इम्पोर्टेंट। और जो सचिदानंद सिन्हा थे ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर और इनको क्या किया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया सॉरी। देन राजेंद्र प्रसाद को लेटर ऑन प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का। और जो बी एन राव थे ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइजर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी है सीडीएस एग्जामिनेशन में। बी एन राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो ही वॉज बी एन राव। देन ऑन December 13, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया था। ये सीडीएस नहीं तो भाई जो और एग्जाम्स है उसमें पूछ लेगा आपको, एसएससी वगैरह में। सो नेहरू वाज द गाय। Then these are some facts. The national flag was adopted on July 22. This is also important. Then national anthem. Now national flag was designed by Pingali Venkaya. ये FCAT से related important है। Pingali. Sorry, I cannot write through this. Pingali Venkaya. Venkaya. लिख लेना भाई। देन नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया January 24, 1950। देन नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया January 24, 1950। सो याद रखना है जो सॉन्ग और एंथम है दोनों एक ही तारीख को अडॉप्ट किया गया January 24, 1950। नाउ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 11 सेशंस किए ओवर द 2 years, 11 months and 18 days। और फाइनली जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेजेंट किया। देन अगेन ऑन January 24, 1950 हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। जो लास्ट सेशन था वो कब कंक्लूड हुआ था, January 24, 1950। ये असेंबली से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। नाउ ये देखो ये टेबल है, इसमें आप रेफर कर सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी नहीं पूछेगा आपको, बट जैसे कुछ है जैसे कमिटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर से याद रखोगे राजेंद्र प्रसाद थे। और इसमें एक आती है ड्राफ्टिंग कमेटी, सभी नहीं है बट एक बार देख लेना। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके तो मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी कौन मेंबर्स थे इसके। बाकी एक बार गो थ्रू कर लेना सारे नाम वगैरह ताकि ऑप्शन में दिखे तो याद आ जाए, मान लो आ भी जाए तो क्वेश्चन। सो ही इज द गाय फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अपने को पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 29 अगस्त 1947 को क्या बनाई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, इलेक्ट किया। बी आर अम्बेडकर ही वॉज द मोस्ट नॉलेजफुल पर्सन ऑफ द टाइम। उन्होंने काफ़ी सारी पीएचडी डिग्री भी कर रखी थी। सो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। ही वॉज लॉयर बाय प्रोफेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज सर्कुलेटेड ऑन 21 Feb। सो इसका जो पहला ड्राफ्ट था वो 21 फरवरी को दिया गया। फिर बाद में असेंबली ने उसके ऊपर डिबेट की, अलग अलग अमेंडमेंट्स किए, तो फिर दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया। ऐसे करके फाइनली अपने 26 नवंबर को अपन ने अडॉप्ट किया गया था। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 7 members। 7 members का नाम क्या है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, एन माधवराव, के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णाचारी, कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। देखो इनके नाम एक बार देखते रहना, इन चीज़ों को इनको देखते रहना था कि क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा यहाँ से। देखो मैं बताऊँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कौन मेंबर नहीं है, तो अपने को याद होना चाहिए कौन है।
फिर पता लगा लेंगे कौन नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं ना। ये देखो, ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि अडॉप्ट कब किया था और इनेक्ट कब किया था, तो तब अपने को नवंबर 26 लिखना है। इस तारीख को अपना संविधान तैयार हो गया था, बट अपन ने जनवरी 26 को फुल्ली एनफोर्स किया। इस दिन संविधान के कुछ आर्टिकल्स एनफोर्स किए गए थे, बाकी फुल्ली एनफोर्स किया गया था जनवरी 26। अब ये जनवरी 26 क्यों, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो लाहौर सेशन था आईएनसी का, तो वो जनवरी 26 को हुआ था। और इसी दिन हमने जो वो था पूर्ण स्वराज वाला रिजोल्यूशन था, वो अडॉप्ट किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसलिए हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स जनवरी 26 1950 को करा। नाउ देखो, अब क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने शुरू में बोला कि कुछ तो इलेक्टेड थे और कुछ डोमिनेटेड थे। सो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेगा। ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी। क्यों नहीं है सॉवरेन बॉडी? भाई कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बन रही है। कोई ब्रिटिशर्स आके बोल रहा है कि तुम ऐसे बनाओ। अगर ये होता कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाती और इंडिया के जो लीडर्स है वो डिसाइड करते कि हमें कैसे बनानी है असेंबली, तो तब सॉवरेन होती। टाइम कंज्यूमिंग थी। देखो, कई लोगों ने तो इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी भी बोल दिया था कि इतना टाइम लगा रही है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, काफी लंबा समय हो जाता है। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। देखा जाए तो देखो, आईएनसी के अलावा आज़ादी के टाइम पे कोई पार्टी नहीं थी, केवल एक ही आईएनसी थी। दूसरी चीज, लॉयर्स बहुत ज़्यादा थे। एक अपने पॉलिटिकल फिलोसोफर आइवर जेनिंग्स, उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो लॉयर ऑफ पैराडाइज पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है, सॉरी पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है को क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि इसमें क्या था, केवल लॉयर्स ही लॉयर्स थे यार, और कोई था ही नहीं। और ऐसे भी कहा जाता है कई फिलोसोफर्स के द्वारा दैट इट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, और बाकी जो रिलीजन वगैरह से मेंबर्स नहीं थे। सो गाइस, दिस वाज आवर सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत का सेकंड चैप्टर भी कह सकते हो। एंड इसमें देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बता दी, टाइमलाइन याद रखना है। तो दूसरी चीज़ कंपोजिशन याद रखना, और ये कमिटीज़ में अपने को ड्राफ्टिंग कमेटी तो याद रखनी है। और तीसरी चीज़, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी भाई, ये तो रखना है याद, ठीक है। सो thank you guys. In case if you haven't watched the previous video, please, I will put the link in the description box. Please go through that video and please subscribe the channel and be part of our journey. भाई साथ में मिलके करेंगे।